बालेश्वर जो कर रहा था वह गलत था, लेकिन हकीकत जानने के बाद सोमेश उर्फ सोनू ने जो कदम उठाया वह भी सही नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि वह करता भी तो क्या। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। एक बहू का अवैध संबंध किस तरह ससुर के लिए काल बनकर आया, इस कहानी में आप देख लेंगे। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। दोस्तों तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात 9 अक्टूबर 2018 की है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के थाना बेला के एसओ विष्णु गौतम अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी सुबह करीब 10 बजे एक युवक उनसे मिलने आया। वह बेहद घबराया हुआ था। गौतम ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बैठ जाने के बाद उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? जो भी बात है बताओ। एसओ की बात सुनकर युवक बोला, सर, मेरा नाम सोमेश है, मैं धर्मंगतपुर गांव में रहता हूं। रात को किसी ने मेरे पिता और मेरी 4 साल की भांजी की हत्या कर दी है। आप जल्दी मेरे साथ चलें, मामला दो हत्याओं का था, इसलिए एसओ विष्णु गौतम तुरंत पुलिस फोर्स के साथ चल दिए। इसकी सूचना उन्होंने उच्चाधिकारियों को भी दे दी थी। धर्मंगतपुर गांव थाने से कोई 5 किलोमीटर दूर था। पुलिस को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस समय घटनास्थल पर गांव वालों की भीड़ जुटी थी। घर में महिलाओं के रोने से कोहराम मचा था। एसओ मकान की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में पहुंचे। कमरे का दृश्य बड़ा ही विभत्स था। कमरे के अंदर 2 लाशें पड़ी थीं। एक लाश घर के मुखिया बालेश्वर पांडे की थी और दूसरी मासूम पलक की देखकर लग रहा था कि बालेश्वर के सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था, जिससे उनका सिर फट गया था और ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई थी। जबकि पलक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, शायद उसका गला घोंटा गया था। कमरे के अंदर खून फैला था और खून से सनी एक फुंकनी पड़ी थी। बालेश्वर की उम्र 60 साल के आसपास थी, जबकि पलक 4 साल की थी। एसओ विष्णु गौतम मौके का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी त्रिवेणी सिंह, एएसपी नेपाल सिंह तथा सीओ भास्कर वर्मा भी वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। फोरेंसिक टीम ने वहां से सबूत इकट्ठे किए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना करने के बाद बालेश्वर पांडे के बेटे सोमेश से बात की। एसपी के निर्देश पर एसओ ने मौके की कार्रवाई निपटाकर दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद एसओ विष्णु गौतम ने मृतक की पत्नी मंजू पांडे से पूछताछ की तो उसने बताया, बीती रात 8 बजे हम सब ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद पति बालेश्वर तथा नातिन पलक दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सोने चले गए। बड़ा बेटा सोमेश उर्फ सोनू भी छत पर जाकर सो गया। वह, मैं और बेटी पूनम नीचे पर बने कमरे में जाकर सो गए। सुबह होने पर पति नहीं जागे तो मैं पूनम के साथ उन्हें जगाने पहुंची। जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुई, चीख निकल गई। दोनों की वहां लाशें पड़ी थीं। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे पति और नातिन की हत्या किसने की है? तुम्हें किसी पर शक है? एसओ ने पूछा। नहीं साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है। उनकी न तो किसी से दुश्मनी थी और न ही किसी से लेन देन का झगड़ा था, मंजू ने जवाब दिया। पूनम ने बताया, साहब, मैं कई महीने से मायके में अपनी बेटी पलक के साथ रह रही हूँ।
पलक वैसे तो मेरे पास सोती थी, लेकिन कल रात वह नाना के साथ सोने की जिद करने लगी थी। जिद पकड़ने पर पिताजी उसे अपने साथ ले गए थे। तुम्हारे पिता व बेटी का कातिल कौन हो सकता है? तुम्हें किसी पर संदेह है? एसओ ने पूनम से पूछा। नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। मैं नहीं जानती कि इन दोनों को किसने और क्यों मारा है, पूनम सुबकते हुए बोली। एसओ ने इसके बाद सोमेश से पूछताछ की तो उसने भी वही बताया जो उसकी मां और बहन ने बताया था। इसके बाद विष्णु गौतम ने पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि बालेश्वर पांडे रिटायर्ड फौजी था। वह शराब का आदी था। उसका अपनी बहू यानी सोमेश की पत्नी से कोई चक्कर चल रहा था। इस बात को लेकर सोमेश का अपने पिता से अक्सर झगड़ा होता रहता था। बीती रात भी उसका अपने बाप से झगड़ा हुआ था। एसओ विष्णु गौतम के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। सोमेश उर्फ सोनू शक के घेरे में आया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर उससे इस दोहरे मर्डर के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह उनके सवालों के जाल में उलझ गया। उसने स्वीकार कर लिया कि दोनों हत्याएं उसने ही की थीं। हालात ऐसे बन गए कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उसने इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी बताई वह पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर देने वाली निकली। औरैया जिले की विधुना तहसील के अंतर्गत एक गांव है धर्मंगतपुर। यह गांव बेला विधुन मार्ग पर बेला से 4 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। पहले यह गांव उजाड़ था, लेकिन जब से बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया हुई तब से गांव संपन्नता की ओर बढ़ने लगा। इस गांव के ज्यादातर लोग किसान हैं। कुछ लोग गल्ले का व्यापार करते हैं तो कुछ दूध के व्यवसाय से भी जुड़े हैं। इसी धर्मंगतपुर गांव में बालेश्वर पांडे अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मंजू के अलावा 3 बेटे सोमेश उर्फ सोनू, उमेश उर्फ मोनू, नीरज उर्फ छोटू तथा 2 बेटियां नीलम व पूनम थीं। बालेश्वर पांडे मूल रूप से इटावा जिले के सहसों थाना क्षेत्र के गांव बल्लो गाढ़िया का रहने वाला था। वह सेना में नौकरी करता था। फौज से रिटायर होने के बाद उसने अपने गांव में एक आलीशान मकान बनवाया था। इसके अलावा कुछ खेती की जमीन भी खरीद ली थी। कुल मिलाकर वह साधन संपन्न था। गांव में उसकी तूती बोलती थी। बालेश्वर पांडे अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुका था। बेटों में सोमेश उर्फ सोनू बड़ा था। वह बचपन से ही गांव छोड़कर चला गया था। कई सालों तक वह एक शहर से दूसरे शहर की खाक छानता रहा। उसके बाद गांव आकर रहने लगा। उसने गांव के आवारा व नशेबाज लड़कों से दोस्ती कर ली थी। फौजी बालेश्वर इन आवारों लड़कों से नफरत करता था। वह सोनू के साथ साथ उन्हें भी फटकारता रहता था, जिससे सोमेश की अपने पिता से अक्सर तकरार होती रहती थी। उसका छोटा बेटा नीरज उर्फ छोटू इटारसी में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उमेश उर्फ मोनू भाइयों में मंझला था। उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही किसानी में। बालेश्वर ने सोचा कहीं मोनू गलत रास्ते पर न चला जाए, इसलिए उन्होंने उसका ब्याह सीमा से करा दिया था। सीमा और मोनू ने बड़े प्यार से जिंदगी का सफर शुरू किया। धीरे धीरे 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। पर 5 वर्ष बीतने के बावजूद सीमा मां नहीं बन सकी। इसका मलाल सीमा को भी था और उसकी सास मंजू को भी। सीमा को ससुराल में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, पर उसे अब 2 चिंताएं सताने लगी थीं। एक तो उसकी गोद सूनी थी, दूसरी उसका पति निठल्ला था। वह कोई कामकाज नहीं करता था। सीमा अपने खर्च के लिए सास-ससुर पर ही निर्भर थी। सीमा ने पहले प्यार से फिर सख्त लहजे में पति को समझाया कि वह शहर जाकर कोई नौकरी करे।
पत्नी के सख्त रुख से मोनू परेशान रहने लगा। अब दोनों के बीच दूरियां बनने लगी थीं। धीरे धीरे उमेश की हालत पागलों जैसी हो गई। वह कभी घर आता तो कभी मंदिर के चबूतरे पर ही रात बिता देता था। बालेश्वर और उसकी पत्नी मंजू बेटे की इस हालत पर गंभीर थे। वह उसका इलाज भी करा रहे थे और झाड़ फूंक भी उन्हें शक था कि उमेश को कोई शैतानी ताकत परेशान कर रही है। इसी के चलते एक रोज उमेश गुम हो गया। बालेश्वर ने उसकी हर संभावित जगह पर तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उमेश उर्फ मोनू को गुम हुए कई साल बीत गए। घर वाले भी उसे भूलने लगे। सीमा को भी पति के जाने का कोई खास दुख न था, क्योंकि उसके रहते भी उसे कोई सुख नहीं था। पहले भी वह सास-ससुर पर निर्भर थी, वही हाल अब भी था। अतः वह पूरी तरह सास-ससुर की सेवा में जुट गई। मंजू अक्सर बीमार रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर आ गई थी। सीमा ने अब ससुर के सामने लंबा घूंघट करना भी छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ हल्का पर्दा करती थी। बेटे के घर से गायब हो जाने के बाद बालेश्वर की नजर बहू सीमा पर पड़ने लगी थी। बालेश्वर पांडे फौजी था। वह शराब का भी शौकीन था। एक शाम बालेश्वर मलहौसी बाजार गया। वहां उसने शराब के ठेके पर जमकर शराब पी फिर मस्ती के आलम में झूमता हुआ देर रात घर पहुंचा। मंजू बीमार होने के कारण जल्दी सो गई थी। बालेश्वर ने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो सीमा ने ही दरवाजा खोला। फिर कच्ची नींद से उठी सीमा अपने कमरे में सोने चली गई। इधर बालेश्वर कमरे के बाहर पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में वहां से सीमा के कमरे के अंदर का नजारा साफ दिख रहा था। बालेश्वर की नीयत में खोट आ गया। वह धीरे से उठा, पत्नी मंजू के कमरे में झांक कर देखा तो वह चादर ताने गहरी नींद में थी। वहां से मुड़कर बालेश्वर सीमा के पलंग के पास आ खड़ा हुआ। कुछ देर तक वह सीमा का चेहरा ताकता रहा। फिर उसका गाल सहलाने लगा। किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो सीमा जाग गई। बालेश्वर ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और फुसफुसा कर बोला, बहू जरा उठकर मेरे लिए खाना तो परोस दे। सीमा की आंखें नींद से बोझिल थीं, इसलिए वह ससुर की हरकत की गंभीरता समझ नहीं पाई। वह उठी और रसोई में चली गई। बालेश्वर भी पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। एकाएक वह सीमा का हाथ पकड़कर बोला, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, जगाना ही पड़ा। जब तक खाने पर तेरा हाथ नहीं लगता स्वाद नहीं आता। बालेश्वर बेहयाई से हंसा। सीमा ससुर की इस हरकत पर दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने चुपचाप ससुर को खाना परोसा और उससे बचती हुई रसोई के बाहर निकलने लगी। तभी बालेश्वर ने फिर से अश्लील हरकत कर दी और बोला, एक लोटा पानी भी तो देती जा बहू। ससुर की बदनीयती देखकर सीमा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह चुपचाप गुस्सा पी गई और पानी का लोटा रखकर अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। काफी देर तक पड़ी पड़ी वह सोचती रही कि आज ससुर को अचानक क्या हो गया जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बालेश्वर ने उसके साथ उस रात दोबारा छेड़छाड़ नहीं की तो सीमा ने सोचा कि शायद नशे में होने की वजह से वह ऐसी हरकत कर बैठे होंगे, पर ऐसा सोचना उसकी भूल थी। अब बालेश्वर जब भी उसे अकेली पाता कहीं न कहीं उसके बदन पर हाथ फेर देता था। एक शाम बालेश्वर फिर शराब पीकर आया। रात गहराने लगी तो उसने एक नजर बीवी पर डाली। वह खर्राटे भर रही थी। यह देख उसकी बाँछें खिल उठीं। उसने अपने कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए और सिर्फ कच्छा बनियान पहने सीमा के पलंग पर जा पहुंचा। सीमा उसके इरादों से अनजान नींद में बेसुध पड़ी थी। बालेश्वर उसकी बगल में लेट गया और उसके कामुक अंगों को सहलाने लगा।
सीमा नींद से जागी और उठकर बैठने को हुई तो बालेश्वर ने उसे दबोच लिया और कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, ताकत दिखाने से कोई फायदा नहीं मेरी रानी। अच्छा यही होगा कि चुपचाप ऐसे ही पड़ी रहो। तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं भी जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। रानी बनकर रहना है तो मेरी बात मान लो। सीमा ससुर की बाहों से छूटने का प्रयास करते हुए बोली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, मुझे छोड़ दो। सीमा गिड़गिड़ाती रही, इज्जत की दुहाई देती रही, पर बालेश्वर पर तो हवस का शैतान सवार था। उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उसकी हरकतों से सीमा की सीमाएं भी पिघलने लगीं। वह भी कई सालों से पुरुष सुख से वंचित थी। अंततः उसने विरोध करना बंद कर दिया। इसके बाद ससुर बहू के बीच एक नापाक रिश्ता बन गया। उस रात अनीति का पहला अध्याय लिखा गया तो यह सिलसिला ही बन गया। बालेश्वर बीवी को नींद की गोलियां खिला देता। जब मंजू गहरी नींद में सो जाती तो वह बहू की सेज सजाने पहुंच जाता। सीमा भी उसका भरपूर सहयोग करती थी। ऐसे काम ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहते। ससुर बहू की गतिविधियों से पड़ोसियों को शक हुआ तो धीरे धीरे उनकी यह बात फैलने लगी। मंजू के कानों में बात पड़ी तो उसे यकीन नहीं हुआ। फिर भी उसने बहू सीमा से इस बाबत सवाल जवाब किया तो सीमा बोली, अम्मा तुम सठिया गई हो जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती हो। पड़ोसी तुम्हारे कान इसलिए भर रहे हैं ताकि घर में कलह हो। बालेश्वर का बड़ा बेटा सोमेश उर्फ सोनू कई साल बाद घर लौट आया। घर में रहकर वह खेती के काम देखने लगा। जब सोमेश को पता चला कि उसके छोटे भाई की पत्नी सीमा के अपने ससुर से नाजायज संबंध हैं तो उसका माथा ठनका। लेकिन वह सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। वह पिता व छोटे भाई की पत्नी सीमा पर नजर रखने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात सोमेश ने सीमा को आधी रात के बाद पिता के कमरे से बाहर निकलते देख लिया। अब उसका शक यकीन में बदल गया। सोमेश ने जब इन नाजायज रिश्तों के बारे में सीमा से जवाब तलब किया तो उसने सीधे शब्दों में कह दिया, जो पूछना है अपने बाप से पूछो। घर उसका है, मुझे तो उसने घर की दासी समझ रखा है। सोमेश ने बाप से जब मर्यादा में रहने को कहा तो बालेश्वर भड़क गया, तू मुझे नसीहत दे रहा है? यह मेरा घर है, जायदाद मेरी है। ज्यादा बोला तो घर से बेदखल कर दूंगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अपनी औकात में रह सोमेश उस समय खामोश हो गया। लेकिन नफरत की आग उसके सीने में दहकने लगी। सोमेश की छोटी बहन पूनम अपने पति नीरज दीक्षित से लड़ झगड़ कर अपनी बेटी पलक के साथ मायके आ गई थी। पूनम के आ जाने से ससुर बहू के संबंधों में खलल पड़ने लगा था। नाजायज रिश्तों को लेकर बाप बेटे में ठन गई थी। जब घर में कलह बढ़ी तो सीमा तुनक कर अपने मायके चली गई। बालेश्वर सीमा को समझा बुझाकर वापस लाना चाहता था, लेकिन सोमेश इसका विरोध कर रहा था। सीमा को लेकर सोमेश व बालेश्वर में अक्सर झगड़ा होने लगा था। गुस्से में बालेश्वर बेटे सोमेश को पीट भी देता था। 8 अक्टूबर 2018 की देर शाम भी बालेश्वर व सोनू में सीमा को लेकर तू मैं हुई। फिर बात इतनी बढ़ी कि बालेश्वर ने सोमेश की पिटाई कर दी। इस पिटाई ने आग में घी का काम किया। सोमेश ने सोचा, आज यह पापी बहू को हवस का शिकार बना रहा है, कल को बेटी को भी हवस का शिकार बना सकता है। उसका जिंदा रहना उचित नहीं है। ज्यों-ज्यों रात गहराती जा रही थी, त्यों-त्यों सोमेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह छत पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात के बाद वह उठा। पहले वह रसोई में गया। वहां से लोहे की फुंकनी लेकर बाप के कमरे में जा पहुंचा। बालेश्वर गहरी नींद में सो रहा था। उसी के बगल में बहन पूनम की मासूम बेटी पलक सो रही थी।
कमरे में पहुंचते ही सोमेश ने बाप के सिर पर फुंकनी से कई प्रहार किए। बालेश्वर चीखा और सदा के लिए शांत हो गया। नाना की चीख से पलक की नींद खुल गई। उसने मामा का रौद्र रूप देखा तो चीखने लगी। सोमेश ने सोचा कि पलक ने उसे हत्या करते देख लिया है, वह बता देगी तो वह पकड़ा जाएगा। विवेक खो बैठे सोमेश के हाथ पलक की गर्दन पर पहुंच गए और उसने गला घोंटकर उसे भी मार डाला। डबल मर्डर करने के बाद सोमेश खून सनी फुंकनी कमरे में ही छोड़कर घर से बाहर आ गया। घर से कुछ दूरी पर तालाब था। वहां जाकर उसने खून सने हाथ पैर धोए, फिर वापस आकर छत पर सो गया। सुबह होने पर मंजू व पूनम कमरे में पहुंची तो उन्हें डबल मर्डर की जानकारी हुई। फिर सोमेश भी कुछ देर रोने धोने का नाटक करता रहा और बाद में उसने थाना बेला जाकर पुलिस को सूचना दे दी। सोमेश उर्फ सोनू से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे 10 अक्टूबर 2018 को औरैया की कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह कहानी न केवल पारिवारिक संबंधों की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि युवा पीढ़ी के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करती है। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य किसी का दिल दुखना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सजग रहें। धन्यवाद।